तो जिसका इंतज़ार था वो दिन आ गया, यानी कि कुरान अंदाज़ी का वक्त। आप लोगों की मोहब्बत हम लोगों तक पहुंची, थैंक यू सो मच। सीका मॉल की जानिब से मोटरसाइकिल है और आप सब ने अपने शनाख्ती कार्ड के कॉपी के साथ आप लोगों ने सीका मॉल का पता भेजा, आप शामिल हो गए कुरान अंदाज़ी में। बहुत सारों ने सिर्फ शनाख्ती कार्ड भेज दिए। मैंने कहा भी था कि सीका मॉल का जो पता है उसके साथ आपने भेजना है, ये शर्त थी छोटी सी। बट एनीवे, पर्चियाँ मेरे सामने मौजूद हैं, आप सबके नाम इसमें लिखे हुए हैं। फरमान साहब कोई पर्ची उठाएंगे आप? लाइए मुझे दे दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखते हैं वो कौन खुश नसीब हैं जो जीतने जा रहे हैं पहली मोटरसाइकिल। तो जनाब किश्वर जुल्फ़िकार हैं, अच्छा मैं एड्रेस नहीं बता सकता, कराची से। किश्वर जुल्फ़िकार, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। अब एंजॉय कीजिए हमारा नया एपिसोड। लेकिन हमारे मोहतरम एजाज असलम साहब कहते हैं कि एक बास्केट में सारे अंडे मत डालो। उन्होंने तो मुख्तलिफ बास्केट्स में डाले हैं अंडे। हम डिटेल में नहीं जाएंगे। हम डिटेल में एक दो बास्केट्स को तो मैं भी चाहता हूं। बदनाम कर रहे हो तुम मेरे। क्या? अरे काट दीजिएगा, एडिट आपके हाथ में, नहीं, हमें नहीं, क्या। कुछ नहीं काटेंगे हम, सब ऐसे ही जाएगा। भाई वो फैजान शेख पता क्या कह रहा था? कह रहा था वो कि तो बकवास आदमी है, उसकी मुझसे बात ही ना करें। मैं लानत भेजता हूँ फैजान शेख पे। सुन रहे हो फैजान? ये देखो जरा मैंने आग लगा दी फौरन। इससे पहले कि वो उसकी मैं बात सुनूंगा, मुझे हाँ। गुस्सा है, मैं पहले गुस्सा करूंगा। अच्छा नहीं नहीं, पहला गुस्सा मेरा होना चाहिए। हेलो एवरीवन, सीका मॉल प्रेजेंट्स। प्रेशर बहुत है, क्या करें जी। आप सबको खुशामदीद कहता हूँ एक और पॉडकास्ट में। करनी पड़ी क्योंकि प्रेशर बहुत था। लोग कह रहे थे कि यार फैसल भाई आप भी कोई पॉडकास्ट करें, आप क्यों घर पे आराम से बैठे हुए हैं, सुकून से बैठे हुए हैं, आपको भी करना चाहिए इंटरव्यू। तो मैंने कहा ठीक है कर लेते हैं। और वैसे भी आप जानते हैं कि हम लोग ज़रा ये जो भेड़ चाल होती है उसके बड़े आदी हैं। किसी भी काम में जब कोई लगता है तो सारे ही उसके पीछे लग जाते हैं। कोई टिकटॉक की वीडियोस बनाना शुरू करता है तो पूरी कौम उस चक्कर में लग गई कि चलो टिकटॉक की वीडियो बनाते हैं। और जिस काम में लगना चाहिए उस काम में लगते नहीं है, जिस काम में नहीं लगना चाहिए उस काम में लग जाते हैं। जैसे सिग्नल पे जब कोई एक मोटरसाइकिल वाला सिग्नल तोड़ता है, निकलता है, तो आप देखते हैं कि उसके पीछे 1 2 3 4 5 सभी निकल गए। चाहे बस है चाहे गाड़ी है, सभी निकल गए। जहाँ पे कचरा फेंकना मना होता है वहाँ पे अगर किसी ने एक थैली फेंक दी तो आप यकीन करें थोड़े दिन में वो कचरा कुंडी बन जाती है। और लोग कहते हैं पता नहीं ये कचरा कहाँ से आता है। भैया आप ही फेंक रहे हो, हम थोड़ी फेंक रहे हैं वहाँ पे। सो थोड़ा सा इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। जैसे मेरे एक दोस्त हैं ABC, वो बहुत पान खाते थे और जगह जगह पिचकारियाँ मारते रहते थे। तो एक दफ़ा उनका इत्तफाक हो गया सिंगापुर जाने का। बताएं उन्हें वीज़ा भी मिल गया। वहाँ पर गए तो च्युइंगम खा रहे थे, कहीं च्युइंगम थूक दी और उनको अच्छा खासा फ़ाइन ठुक गया। जब फ़ाइन ठुक गया तो बड़े परेशान हुए कि भाई हम तो अपने मुल्क में जगह जगह पिचकारियाँ मारते थे, वहाँ तो कभी फ़ाइन नहीं हुआ। वापस आए आके हमें बड़े फ़ख्र से बता रहे हैं कि भाई पिचकारी मार के पाकिस्तान में आज़ादी का मज़ा ही कुछ और है। तो यार जब वहाँ पे नहीं किया तो यहाँ पे भी नहीं करो। ये आपका अपना मुल्क है, आपका शहर है, आपका घर है, आपकी ज़मीन है। इसका ख्याल करना बहुत ज़रूरी है। और वो तमाम लोग जो पाकिस्तान का ख्याल करते हैं मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। इसीलिए मैं सीका मॉल की बात कर रहा हूँ। सीका मॉल पाकिस्तान की अपनी पहली पैरासिटामॉल है जो कि पाकिस्तान में बनी है। बाकी अगर आप ब्रांड्स की बात करते हैं तो उनसे सस्ती है। और यकीन करें कि क्वालिटी में ज़रा सा भी फ़र्क नहीं है। आप जब इस्तेमाल करेंगे तो मुझे भी दुआएं देंगे। तो जनाब मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो लोग पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं, जो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं, उनको सपोर्ट करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। भेड़ चाल का हिस्सा मत बने, अपना रास्ता खुद बनाएं। और मेरे आज के जो मेहमान हैं वो अमीर तरीन लोगों में इनका शुमार होता है और ख़जाना है इनके पास। पैसों का हमें नहीं पता भाई, बैंक बैलेंस का वो ये जानते होंगे, इनकी बेगम जानती होंगी। हम ये जानते हैं कि अल्फाज इनके पास ऐसे क़ैद हैं और जैसे लोगों के पास जिन क़ैद होते हैं और वो उनसे कोई भी काम करवा लेते हैं, इसी तरह से हमारे ये भाई लफ्ज़ों से कोई भी काम ले लेते हैं और अक्सर सोशल मीडिया पे वो अल्फाज घूमते चले जाते हैं और फैलते चले जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम यासिर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? ठीक ठाक? शुक्र है, मैंने कहा तो टैक्स वाले मेरे पीछे लगाने लगे। अल्फाज अच्छे ले आए बीच में। नहीं मैं भाई वो तो आपको पता होगा ना, वो आपका बैंक बैलेंस हमें क्या पता। लेकिन जो हमने देखा है, दूसरी बात मैं एक ज़रूर कहूँगा कि जिसने यासिर को स्टेज पे देखा और वो इनका फ़ैन नहीं हुआ
तो मेरे ख्याल से वो बड़ा ही कोई कूड़ इंसान है। और ये हकीकत है कि मैंने जब यासिर को स्टेज पे परफॉर्म करते हुए देखा तो हम तो दीवाने हो गए, और ऐसे दीवाने हो गए कि हमने कहा भाई दोस्ती कर लो, भाई बन जाओ। तो ये बिल्कुल सच्ची बात है। थैंक यू सर। अरे ऐसे क्या हो गया? शर्मिंदा कर रहे हैं आप। शर्मिंदा क्या कर रहा हूँ? जो हकीकत है वो बात कर रहा हूँ। छोड़ी ना, आगे चले। आगे क्यों चले भाई? तुम इतना कम काम क्यों करते हो स्टेज पे? स्टेज पे मैं कर रहा हूँ एक और थिएटर प्ले। अच्छा ग्रेट। हाँ जी, मैंने सोचा है कि मैं वक्तन फवक्तन करता रहूँगा। बिल्कुल तुम्हें करना चाहिए। हाँ जी। हम लास्ट जैसे फिर आप लोगों ने हम इतना जैसे प्यार तुम्हारे दिया। फैन हैं उनको लास्ट प्ले में आपने इतना प्यार दिया तो मैंने कहा इस दफ़ा एक नया जल्दी करते हैं। नया जलवा लेकर जलवागर होते हैं। नया जलवा तो आज आपका नजर आ रहा है मुझे। है ये वाला? किस कदर अच्छे लग रहे हैं आप। यार वो क्या करें, कभी दाढ़ी, कभी क्लीन शेव, कभी बाल लंबे, कभी बाल छोटे। नहीं, ज़रूरी है। एज एन एक्टर आप तो ज़रा कम काम करते हैं। आपको लिखने का ज़्यादा शौक है, डायरेक्शन का ज़्यादा शौक हो गया है। तो ये एक्टिंग की तरफ क्या मतलब करना क्या है लाइफ में? मतलब ये तुम क्या चाह क्या रहे हो मुझे ये सर मैं बस थोड़ा ड्रामे से दूर रहता हूँ। अच्छा। और मेरी कोशिश होती है कि थिएटर या फिल्म हो, एक्टिंग उसमें की जाए। वो बनते ही इतने कम है तो इसलिए कम काम होता है। अगर वो ज़्यादा होने लगे, हर महीने एक थिएटर प्ले आ रहा हो और हर 2 महीने बाद एक फिल्म आ रही हो, तो मैं ज़्यादा काम ज़रूर करूँगा। ठीक है। लेकिन सीरियल मुझे थोड़ा सा मुश्किल लगता है। अच्छा। उसकी एक्टिंग भी मुश्किल है और स्क्रिप्ट चूज करना भी बड़ा मुश्किल है। वो जो प्रोडक्शन से डील ज़्यादा करना टाइम बड़ा होता है मुश्किल शूट का, वो तुम कहते हो कि यार बहुत हाँ टाइम नहीं, इतनी मजदूरी के लिए नहीं बना। अच्छा। तो बेगम तो कर रही होती है सीरियल। नहीं, वो भी कम कर रही है बहुत। देखा नहीं है शादी के बाद उसने कितने कम सीरियल किए हैं। लेकिन जितने भी गए हैं कमाल किए हैं। हाँ, वो काम तो बहुत अच्छा है ना? हाँ। और अभी तो और आगे जा रही हैं, उसके बारे में हम अभी बात नहीं करेंगे। वो इकरा से ही बात करूंगा, मैं तुमसे नहीं करूंगा। मैं तुमसे क्यों करूं? तुमसे ये बात करूंगा, तुमने अक्सर व बेशतर देखा होगा कि लोग जो हैं वो अपने बच्चों को बड़ा समझाते हैं, सिखाते हैं कि ये करो, ये नहीं करो, लेकिन खुद सब कर रहे होते हैं। तो ऐसा कुछ देखा है कभी किसी को? कोई एग्जाम्पल तुम्हारे सामने हो कि भाई खुद तो सब कर रहा है, बच्चों को रोके जा रहा है? हाँ, मैंने अक्सर ऐसे पेरेंट्स देखे हैं जो खुद सिगरेट पीते हैं, बच्चों को कहते बेटा बुरी चीज़ है। अच्छा। वो जैसे ही बेटा पैकेट को हाथ लगाते कहते बेटा बहुत बुरी गंदी चीज़ है, छोड़ दो। हाँ। और खुद पी रहे होते हैं। खुद पी रहे होते हैं। और कहते हैं बेटा झूठ बोलना बुरी बात है। हाँ। अंकल को बोलो अब्बू घर पे नहीं है। हाँ। खुद रातों को जाग रहे होते हैं और बच्चों को कहते हैं बेटा जल्दी सोते हैं। 8 बजे सो जाया करो, आपको स्कूल जाना है। हाँ। मेरा क्या ऑफिस में लेट भी हो गया तो संभाल लूंगा। तो वो बच्चों पे क्या असर पड़ता है इस चीज़ का? बस यही बात है ना कि अमाल से हम लोगों को कन्विंस करने की कोशिश नहीं कर रहे, ज़बान से करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसलिए लोग कन्विंस हो नहीं रहे। हाँ, इसी पे ना जैसे मैंने देखा कि कुछ अब लोगों की ना अपनी ज़बान बड़ी मतलब माशाल्लाह बोलना नहीं चाहिए, ऐसे ऐसे अल्फाज कह देते हैं वो कि आप ऑन एयर भी नहीं कह सकते। तो लेकिन बच्चों को कहते हैं कि नहीं बेटा ये इस तरह के लफ्ज़ नहीं कहते, बुरी बात होती है। हाँ, मैं तो इस चीज़ का कायल नहीं हूँ वैसे। हाँ। जैसे हमारे घर में कबीर को अक्सर बोला जा रहा होता है कि बेटा दे नहीं कहते, दीजिए कहते हैं, जबकि हम खुद दें कह रहे होते हैं। हाँ। कि ज़रा ये देना। हाँ। ठीक है। हाँ। हम कह हमारे कर दो। हाँ कर दो, हम कह रहे हैं, लेकिन उसे कहते हैं कि बेटा बोलो कर दीजिए। हाँ, कर दीजिए। तो वो बेचारा सोच रहा है कि मैं हूँ कराची में, तरबियत मेरी लखनऊ वाली हो रही है। सिलसिला क्या है, मेरा कंट्री कोड कौन सा है? हाँ। तो ये थोड़ी कन्फ्यूजन हो जाती है कभी कभी। मुझे ना अबे निकल जाता है मुंह से कराची में। तो ये नॉर्मली बहुत ज़्यादा कॉमन चीज़ है। मेरे साथ भी हुआ है ना। उस दिन फरमान बेगम के साथ कहीं जा रहा था, वो सामने गाड़ी वाला रास्ता नहीं दे रहा था, तो फरमान ने उसको कहा अबे हटो, और उसके बाद एक लफ्ज़ बोल दिया। तो सना ने कुछ नहीं कहा, वो घर आई, उसने उससे रिपीट करवाया और वीडियो बना के मुझे भेज दी। मैं सेट पे था, वो वीडियो देखी है मैंने। हाँ। और उसके बाद मैं इतना शर्मिंदा, मैंने कहा यार वो होता है कहीं गाड़ी चलाते हुए एक रोड रेज आ जाता है, तो वो कहीं निकल गया होगा जब इसको स्कूल छोड़ना होता है सुबह सुबह। तो फिर उसके बाद ना अब इतना कॉन्शियस होकर मैं बैठा हुआ हूँ कि नहीं यार कहीं यू नो लाइक अब कोई लफ्ज़ ना निकल जाए। जी हज़रत ज़रा साइड में तो हो जाइए। हज़रत ज़रा सा हाँ, खुदा के वास्ते थोड़ी जगह दे दीजिए। इस तरह के लफ्ज़ निकल रहे हैं। ये होना चाहिए। थोड़ा सा प्लीज़ सर। हाँ। अब ये चल रहा है, तो बीच में बहुत सारे खुद ही बीप लगा लिए हैं। हाँ, बहुत मुश्किल काम है वैसे। तरबियत जो है ना बच्चों की, बहुत मुश्किल काम है। आपको अपनी तरबियत भी करनी पड़ती है। हाँ, सबसे बड़ा मसला ये है कि जो आप कर रहे हैं ना बच्चा वो नोट कर रहा है, जो आप कह रहे हैं वो नहीं सुन रहा। वो नहीं सुन रहा। उसका जहन जो है ना बहुत सारी नई चीज़ें पकड़ रहा है। हाँ। वो पुरानी चीज़ को सीख के छोड़ता जा रहा है और नई की तरफ जा रहा है। तो हमारे पास तो इतना ज़ख़ीरा है इस तरह की चीज़ों का
कि वो जवानी तक सीखता रहे तो कम है। यहाँ से शादियों पे जाना होता है? शुक्र है, जाना होता है, ले आए आप। क्या कह रहा है? मुझे लगा आप कह रहे यहाँ से शादियों का शौक है। नहीं, मैं शादियों पे जाने का शौक नहीं, मैं कह रहा हूँ वैसे जाना होता है शादियों पे? हाँ, अक्सर जाना होता है। जाना होता है। क्या चीज़ें नोट करते हो शादियों पे जाते ही? 3 ऐसी चीज़ें जो तुम कहोगे यार ये क्या हो रहा है भाई? मैं जो मेरी जो अगली फिल्म मैंने लिखी है वो शादी के बारे में ही है। अच्छा। वो इस बारे में कि हमने शादी को इतना मुश्किल क्यों बना दिया। मुझे सिर्फ ये लगता है कि शादी एक बहुत मुश्किल चीज़ है। शादी दुनिया की जितनी सबसे आसान चीज़ है, एक नेकी है समझ लें, ठीक है, और हम उसको इतना मुश्किल बना देते हैं पेरेंट्स के लिए भी, सोसाइटी के लिए भी। आप सोचें ना कि आप इस तरह की शादी करते हैं जिसमें जाने के लिए अगर आपका कोई ऐसा दोस्त जो कम पैसे कमाता है, ऐसा ख़ानदान का फ़र्द जो कम पैसे कमाता है, वो बेचारा उसमें आने के लिए मुसीबत में होता है कि ना जाऊं तो बात होगी, गया और ऐसे गया तो बात होगी, यू नो, उसको उधार लेके आना पड़ता है, गिफ्ट लेना पड़ता है, यू नो, चीज़ें करनी पड़ती हैं। हमने शादी को इस कदर मुश्किल कर दिया सबके लिए, नो। हम अंबानी की शादी कह रहे हैं, उम्र में शादी करता है जिसके लिए बहुत प्रेशर है, वो उसके बाद और खर्चा बढ़ जाता है उसका दवाइयों पे। देखिए, शादी जो है वो एक रिप्रोडक्शन के लिए आप जा रहे हैं ना बेसिकली, तो और जो एज है उस चीज़ की वो बहुत स्टार्ट है और उसी वक्त शादी हो जानी चाहिए। लेकिन उस वक्त आप पे इस कदर जिम्मेदारियां होती हैं और इस कदर आपसे उम्मीदें होती हैं पूरे सोसाइटी की, सिर्फ फैमिली की नहीं, बहुत ज़्यादा प्रेशर है कि आपने पहले पढ़ना है, पढ़ाई मुकम्मल करनी है, फिर नौकरी करनी है, फिर पैसे सेव करने हैं, फिर घर बनाना है, फिर बहन की शादी करनी है, फिर और 3-4 मामलात करने के सेट करना है, ये वो करके उसके बाद। और तब तक आजकल की सोसाइटी में मैंने देखा है कि शायद पेरेंट्स को भी थोड़ा सा उस चीज़ की आदत हो जाती है कि यार अगर ये शादी कर लेगा तो ये सारा सिस्टम कैसे चलेगा, नो, ये भी एक किस्म की लालच आ जाती है। तो इन सारी चीज़ों से निकल के उस बंदे ने शादी करनी है। और फिर जो लड़की वाले होते हैं उन पे कितना प्रेशर आ जाता है। मतलब हम कह रहे हैं अंबानी की शादी महंगी है, अंबानी से ज़्यादा महंगी तो हमारे यहाँ हमारे पड़ोसी की शादी है। वो अपनी वर्थ का 40-50% लगा रहा है उसके ऊपर। वो तो 0.5% लगाया उसने। मतलब 60,000 की तनख्वाह वाला आदमी 35-40 लाख रुपए उधार लेके शादी कर रहा है और फिर उस उधार को चुका रहा है। वो बिजनेस नहीं कर रहा उससे, वो निकाह करके वलीमे का खाना आधा गरीबों और आधा फैमिली में खिलाने के बजाय वो इतने पैसे लगा रहा है जिसमें वो अगले मेरे ख्याल 2-3 साल आराम से गुजार सकते हैं छुट्टियों में। लोगों को ना समझ में नहीं आया, लोग अंबानी की शादी को लेकर बड़ा पागल हो गए। मैं कुछ लोगों को कह भी रहा था, मैंने कहा एक तो ब्रांड प्लेसमेंट चेक करें आप अंबानी की, कि उसने पैसा लगा के अपना ब्रांड प्लेस कर दिया पूरी दुनिया में, ब्रांड्स प्लेस कर दिए। फिर उसके बाद उसने टैक्स बचा लिया, बिल्कुल ठीक है, बच्चे की शादी में इतना खर्चा हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद फेसबुक, आपके 1-2 और इस तरह के सोशल हैंडल्स हैं जो कि हिंदुस्तान आ गए अंबानी की इस बेटे की शादी की वजह से, और कितने फायदे हुए, बहुत सारे फायदे। और उसके अलावा समंदर में से लोटा निकाला है यार, वो बिजनेसमैन समंदर में से लोटा निकाला। हाँ, तो लोग हम तो अपनी आधी टैंकी खाली कर देते हैं शादी में। आधी हमने एक टैंकर भी बाहर खड़ा किया हुआ होता है टंकी खाली करने के बाद कि भाई ये भी डलवाना है। तो बस शादी में मैं यही चीज़ देखता हूँ कि यार ये देखो कितना खर्चा और कितना। मेरी अपनी शादी देखें, मेरी शादी में 100 लोग थे। वाह, आप थे? हाँ मैं था। आप आए थे ना? हाँ मैं आया था। 100 लोग थे। 100 लोग थे, ठीक है। हालांकि मेरी और इकरा की शादी थी, 1000 लोग तो होने ही चाहिए थे। कितने जाने वाले थे, मगर आप नहीं कर सकते इतने यार, मेरे पास नहीं थे इतने पैसे, मैं कहाँ से। उसके बाद जो लड़का लड़की है मेरे ख्याल से उनको अपने ऊपर पैसे खर्च करने चाहिए। बिल्कुल। हम वलीमा हमारा इतना सादा था, हमने गाड़ी में बॉक्सेस बना के खाने के डाले और हमने जाके सीवीओ पे बांट दिए और जो फैमिली वाले थे उनको घर में खाना खिला दिया। शशके की आदत हो गई ना हमारे यहाँ, और ये तो एक कल्चर बन गया है शशके का। शशका तो चलता ही है, लेकिन चलो खैर पैसा तो कमाना ही है और खर्च भी करना ही है, आने जाने का नाम है। बिजनेस, तुम्हें बिजनेस का शौक है, तुम कोशिश करते हो कि मैं कुछ ना कुछ बिजनेस के अंदर मेरे अब्बा ना एक फेल्ड बिजनेसमैन थे। अच्छा। तो उनसे कभी बिजनेस नहीं हुआ। उन्होंने करियाना की दुकान खोली एक ज़माने में। अच्छा। तो वो कुछ दिनों बाद ना दुकान खाली होती जा रही थी। जनरल स्टोर जिसे जनरल स्टोर, हाँ जी। लोग कहें करियाना पता नहीं की खोल लिया है। हाँ। तो किसे और मुल्क चला रहे हो? नहीं, यहाँ पे है ना थोड़े। ओह माय गॉड, इसके पापा करियाने की दुकान करते थे। तो वो उन्होंने खोला जी जनरल स्टोर, ठीक है। तो इस पे ना जनरल पे मेरा एक वो भी जोक भी है। मैं एक दफ़ा ना
हम एक शो करने दुबई गए, तो उसमें मेरे ना 3 कैरेक्टर में ऑलरेडी कर रहा था और एक लड़के का वीज़ा नहीं आया, अच्छा थिएटर था, तो उसमें ना वो एक वो बना होता है ब्रिगेडियर, अच्छा तो वो उसका वीज़ा नहीं आया, तो उसने कहा कि ये भी तुम कर लो, हमने कर लिया। हाँ अब मैं उस लड़की से कह रहा हूँ कि जो है ना जर्नल को मैंने कहा, ऐसे कोई डायलॉग था, हाँ तो जब शो ख़त्म हो गया दिए एडा तू पढ़ा लिखा जनरल होता है, जर्नल नहीं होता मैं जर्नल जर्नल कह रहे थे, हाँ जर्नल। तो खैर वो अब्बा ने स्टोर खोला तो चीज़ें उसमें खाली होने लगी। अब कारोबार ऐसे होता है कि आपने उसमें से 50 पैसे 1 रुपया बचाना होता है एक प्रोडक्ट पे, इसी तरह होता है ना, जो जितना किलो बेचे जा रहे हैं, दाल पे, चावल पे, बिस्किट के डब्बे पे, तो फिर पैसे साथ साथ आप चीज़ें और ख़रीदते जाते हैं, इस तरह कोई सिलसिला चलता है उसमें। तो वो ख़त्म होता जा रहा था, तो हमने पूछा भाई घर वालों ने क्या हो रहा है ये, कहते भाई सुबह एक वो गरीब सी बुढ़िया आई, तो उसने कहा मुझे पाव दाल दे दो। मैंने उसे कहा तेरे घर में बंदे कितने हैं, उसने कहा 8। तो मैंने कहा पाव का तू क्या करेगी, ये ले 1 किलो दाल वाह वाह। तो उन्होंने उसको 1 किलो दाल दे दी। तो फिर एक वो आदमी आया, उसका बड़ा बुरा हाल था, तो पहले मैंने उसे बोतल पिलाई, फिर मैं तो बोतल के तो पैसे दिए ही नहीं, फिर मैंने उसे जितने चावल मांग रहा था और साथ साबुन, तो मैंने फिर साबुन का पूरा 6 का पैकेट दे दिया एक साथ। तो अब्बा ने हाँ, तो अब्बा ने चीजें वहाँ बांट बूट के दुकान खत्म कर दी माशाल्लाह, तो वो खत्म हो गया काम। ठीक है, तो हमें समझ आया कि अब्बा कारोबार नहीं करते। अंकल दुकान नहीं खोली थी, अंकल ने चैरिटी की थी, तो वो एक ही चैरिटी में एक ही सीजन में दुकान चली और बस खत्म हो गया सारा। तो हमारे यहाँ बिजनेस का कोई बहुत ज्यादा रुझान नहीं है। अच्छा, आज तक किसी का कोई सही। लेकिन अगर लोगों को मशवरा तुमने देना हो कि भाई तुमने बिजनेस करना है, फलाना करना है, तो क्या मशवरा देते हो कि ज़मीन का कारोबार करें, बिटकॉइन खरीदें, या सोशल मीडिया पे रील्स बनाने बिटकॉइन जो है वो हमारे भाई वकार जगह के पास है, वो ठेका सारा। अच्छा, तो उसमें तो मैंने एक दफ़ा वकार को बोला, मैंने कहा मुझे बिटकॉइन लेने हैं, कहता है यार आपको शौक है इसका, मैंने कहा नहीं, कहता इसकी समझ है, मैंने कहता फिर तो जो है वो करे ना, छोड़े बिटकॉइन को क्या करना है। तो मुझे ना शौक है ना उसकी समझ है, तो मैंने वो नहीं किया। लेकिन ज़मीन का मैंने करके देखा। अच्छा, ज़मीन मैंने इन्वेस्टमेंट की, जैसे सब कहते हैं करनी चाहिए, तो वो उसमें मैंने की इन्वेस्टमेंट। फिर मुझे अंदाज़ा हुआ कि यार ये तो एक ऐसी चीज़ है जो पड़ी हुई है, मेरे काम नहीं आ रही थ्रू आउट किसी भी तरह से, तो वो मुझे नहीं समझ आया। लेकिन अब मुझे समझ आ रहा है जो बिज़नेस वो आई थिंक मीडिया ही है, जो काम मुझे आता है, जो काम आता है इंसान को, बिल्कुल मुझे वो मेरे ख्याल से उस पर ज़्यादा फोकस करने चाहिए। लेकिन हमारे मोहतरम एजाज असलम साहब कहते हैं कि एक बास्केट में सारे अंडे मत डालो, तो वही उनका ये कहना है। हाँ सही कह रहे हैं वो। हाँ, उन्होंने तो मुख्तलिफ बास्केट्स में डाले हैं अंडे। हम डिटेल में नहीं जाएंगे। हम डिटेल में 1-2 बास्केट्स को तो मैं भी चाहता बदनाम कर रहे हो तुम मेरे। क्या? अरे काट दीजिएगा, एडिट आपके हाथ में, हमें क्या, कुछ नहीं काटेंगे हम, सब ऐसे ही जाएगा। अच्छा भाई, आप रोजाना माशाल्लाह इतना लंबा सफर करके आते हैं, लोग भी लंबे सफर पे जब जा रहे होते हैं ना, जद्दा रहता हूँ मैं तो लंबा सफर करके आता हूँ। कहाँ तकरीबन, अगर बाई एयर जद्दा से आओ तो इतना ही टाइम लगता है। मैं आर्ग्यूमेंट तो बहुत सारे हैं इसके कि ये भी तो है ना, मेरे घर के बाहर पानी का टैंकर नहीं खड़ा होता शाम के टाइम। हाँ, लाइट भी नहीं जाती, जंग की बदबू वाला पानी से नहीं मैं नहाता। हाँ, तो लाइट भी नहीं जाती मेरी। हाँ, बाकी नहीं, रास्ता मुझे नहीं बॉदर करता, क्योंकि अगर आपका देखिए मंजिल पे पहुंचने का मजा ही तब है जब रास्ता खूबसूरत हो जाए जरा। अभी हम भी इंतजार कर रहे हैं। हाँ, हम भी इंतजार कर रहे हैं कि रास्ता खूबसूरत हो जाए। नहीं अभी भी खूबसूरत है। हाँ, तुम्हारे घर में जब आता हूँ ना, तो लोगों से मिल के जाता हूँ कराची में, कि अच्छा भाई इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ फिर जब मैं शाम को आ जाऊंगा तो मुलाकात होगी। आप मेरे घर आते ही भागने वाली करते हैं। अगले दिन काम भी होता है ना, तुम बुलाते रात को। यार आप जो है ना, अब मेरे घर आए, बम्मा अहलो अयाल है, ठीक है, और एक रात रुक के जाएं, ये अच्छा है ना, ये ठीक है। रात को उधर वॉक करें, बच्चे खेलें कूदें, ठीक है, खाना खाएं वहीं, ठीक है। बैकयार्ड में अब ग्रीनरी भी बहुत ज़्यादा हो गई, माशाल्लाह, फुल जंगल माहौल हो गया अभी। फिर खाने भी पकाएं वहाँ पे। हाँ, वो हमारे घर में ना वो भंवरे आ जाते हैं, काले वाले नहीं होते, जो इतने, जो यहाँ आपको कभी नजर नहीं आएंगे। बेचारा यहाँ अपनी पूंछ से जो बड़ा होता है, अच्छा, यहाँ पे वो बेचारा इस चक्कर में नहीं आता कि वो मारा जाएगा, ठीक है। तो उधर तो वो उसे फूलों वूलों पे फिरते हैं भंवरे। तो वो उधर आए थे, तो मैंने कबीर को बता दिया कि ये भंवरा होता है। फिर उसने जब किसी को बताया कि ये भंवरा होता है, वो बात तो मेरा ये मुझे सवाल अच्छा नहीं था। लगा, फिर मैंने उसकी अंग्रेजी ढूंढी के तो इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो मेरा ये सवाल था बेसिकली कि जब आप लंबे सफ़र पे कोई निकल रहा होता है, तो हर एक की एक आदत होती है कि वो पहले कहता है कि यार मैं हुआ हूँ,
या वो कहता है कि मैं मोबाइल रख लूं, या वो कहता है कि मैं किसी से मिल लूं। आपकी क्या आदत है लंबे सफ़र पे निकलने से पहले? कोई एक चीज़ जो आप मस्ट करते हो? लंबे सफ़र पे निकलने से पहले या वैसे ही घर से निकलने से? लंबा ही सफ़र है भाई। अरे कहाँ लंबा सफ़र है, 1 घंटे का पर सफ़र। 1.5 घंटे की ड्राइव नहीं है 1 घंटे की, हाँ। आप मेरे साथ चलेंगे अभी 1 घंटे की। नहीं, मैं ऐसे नहीं बैठ सकता। नहीं ऐसे नहीं, मैं बहुत स्लो चलाता हूँ अच्छा। गाड़ी। तो मैं जब घर से निकलता हूँ तो मैं बस घर वालों को खुदाफिज करता हूँ। सारी चीज़ें वैसी मेरी जेब में होती हैं, मैं शुरू से रख के बैठा होता हूँ, और बस इकरा को मिलता हूँ, इकरा बाहर तक छोड़ने आती है, और बस। अच्छा बस। हाँ नहीं कोई इतना। अच्छा, तुम्हारा मसला नहीं है, मैं जनरली कराची का मसला डिस्कस कर रहा हूँ, पाकिस्तान का, कि एक तो बिजली नहीं आ रही, आ रही है तो बिल बहुत आ रहा है, ठीक है, गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो गई है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हम हर चीज़ पे बात कर रहे हैं, ये जो ग्लोबल वार्मिंग है उस पर कोई बात ही नहीं कर ने रहा बहुत अच्छी अभी बात की है। मैं तो बुशरा जी के उस मिशन में शामिल हूँ कि 14 अगस्त पे झंडियाँ ना खरीदें, हरा झंडा ना खरीदें, आप हरा पौधा लगाएं। ठीक ये है, बहुत अच्छी चीज़ है, और वहाँ जैकी श्रॉफ ये काम कर रहे हैं, उन्होंने मानी के बेटे को भी पौधा ही दे दिया। ठीक है, तो अच्छी बात है। मैंने ये प्रैक्टिकली करके देखा है, तो मुझे अंदाजा हुआ है कि बहुत फर्क पड़ता है। जो मैं आपको कह रहा हूँ, आप बैकयार्ड अब बहुत बड़ा सदका जारिया है ये। सदका जारिया तो है, लेकिन जो आपको इस वक्त मिल जाएगा उससे, वो तो देखें। मैंने अभी गर्मियाँ जब तेज़ हुई हैं ना, और बिजली के मसले में सुन रहा था हर जगह, तो मैंने 10 दरख्त और लगा लिए। अच्छा, अपने घर में। वेरी गुड। नीम के, दरेक के, आम का, फलाना, ये वो बहुत अच्छी बात है। मैंने शहतूत के, ये मैंने 10 दरख्त और लगा लिए। वेरी गुड। तो अब आप मेरे बैकयार्ड में आएंगे ना, आपको एक वाजे फ़र्क दिखेगा, यार ये कुछ ज़्यादा ही भरा हुआ है पौधों से। ठीक है, तो वो फिर गाना भी चलेगा, मैं हम तोड़न गई ते फड़ी गई। तोड़न तो नहीं गई थी वो। अच्छा, मैंने सादा किया है ना। तो कैसे गर्मी कैसे भगाएंगे हम लोगों को? दरख्त पे काम करना पड़ेगा। मैं बात काट दी मैंने। वो तो सही, लेकिन अगली बात आप कौन सी लाए हैं? हकीम नु बुलाया जो होते। मैं आपको जड़ी बूटियां बताऊं, आप ये यार अच्छी बात है ना भाई, तुम करते हो यार गार्डनिंग। तुख मलंगा, हाँ, तुख मलंगा पिए गर्मी में, बस खुश रहे बस। हाँ, और आप क्या चाहते हैं? नहीं देखिए, गर्मी का हल जो है ना, वो यही है कि पौधे लगाएं, दरख्त लगाएं, ठीक है। उस दिन मैं एक लाहौर में मॉल में था परसों, तो मेरा दोस्त गाड़ी चला रहा था, तो अब वो घूमे जा रहा है पार्किंग में। मैंने कहा क्या कर, कहता है छाँव वाली जगह ढूंढ रहा हूँ। मैंने कहा अक्लमंद, पूरी पार्किंग पक्की है, दरख्त है ही नहीं, तो छाँव कैसे मिलेगी तुम्हें? बिल्कुल। जब आपने पार्किंग पक्की कर दी है, दरख्त उसमें लगाया नहीं है, तो छाँव कैसे ढूंढ रहे? क्या कैसे? तो उसका सिर्फ ये था कि शायद कोई गाड़ी ऐसी जगह लगी हो जहाँ किसी चीज़ का साया हो। किस चीज़ का होगा? मैं जब लाहौर से आता हूँ ना कराची, जब जहाज़ में हम एरियल व्यू देखते हैं, तो मैं ये देख रहा होता हूँ कि सिर्फ कंक्रीट 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 कंक्रीट। बिल्कुल। मुझे अभी कितनी हम सब एक जैसा सोचते हैं, इसलिए मैं आपको मिसाल बता देता हूँ कि वो मैंने मिल गया है नहीं, अभी आते हुए ना, हाँ, मैंने वो जहाज़ लैंड हुआ है जब लाहौर में, हाँ, तो मैंने उसकी वीडियो बनाई और मैं हैरान रह गया। मैंने कहा यार इतनी ग्रीनरी कहाँ पे? लाहौर में। हाँ, लाहौर में तो ऑब्वियसली, पंजाब में तो है, मतलब पूरा ग्रीन है ये सारा। हाँ। और ये हो सकता है यार, अगर कोई दुबई ग्रीन हो सकता है तो कराची क्यों नहीं हो सकता है यार? या हैदराबाद क्यों नहीं हो सकता है? या सिंध के और इलाके क्यों नहीं हो सकते हैं? और सिंध में तो वैसे ही बहुत ग्रीनरी है। मतलब आपको पता है, सारा फ्रूट, सारी सब्जियां हम सिंध की तो खा रहे हैं। हाय 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 हाय। खैर, आपके बहुत सारे टैलेंट्स पे बात हो रही है, माशाल्लाह। लिख भी रहे हो, एक्टिंग भी कर रहे हो, डायरेक्शन भी कर रहे हो। कोई ऐसा टैलेंट जो अभी तक आप पर्दे पे नहीं लेकर आए, और उसका इकरा को भी नहीं पता, कबीर को भी नहीं पता, ऐसा कौन सा टैलेंट है? ऐसा कौन सा टैलेंट होगा? हाँ, मेरा जो रात को 2 बजे स्टेटस लगता है, वो वाला टैलेंट? नहीं, वो तो सबको ही पता है। 2 बजे क्यों लगता है टैलेंट? 2 बजे तो मैं नहीं कभी तो स्टेटस इतना लेट क्यों लगाते हो स्टेटस तुम? मैंने कौन स्टेटस, एक तो स्टेटस होता क्या है? मतलब वही जो स्टेटस तो कुछ भी नहीं होता। हाँ, लेकिन ये जो आप नहीं, मेरा अब ना स्टेटस वाली बात नहीं रही। अब हो गया कि पॉडकास्ट में मैं कुछ बोलता हूँ, उसमें से लोग कुछ कहानी बना के कुछ और उसका एक रिटन वर्जन निकाल देते जो है वो अभी पिछले दिनों मैं देख रहा था। देखिए मैंने क्या बात की और उसने क्या बना दिया। मैं कह रहा हूँ वो क्लिक बेट है। मैं बता रहा हूँ कि भाई, आप जो लाहौर थिएटर में डांस हो रहे हैं, वो अडल्ट एंटरटेनमेंट है कि बड़े लोग जाके देखते हैं ना उसको, बच्चे तो नहीं जाते उसमें। तो उस एंटरटेनमेंट को अगर हम लीगल कर दें, तो दुनिया भर में अडल्ट एंटरटेनमेंट यानी कि इस किस्म के डांस शोज जो होते हैं, उनका लाइसेंस महंगा होता है। मतलब नॉर्मल थिएटर की टिकट अगर 1000 रुपये है, तो इसकी टिकट होनी चाहिए 4000 और 3000 जाने चाहिए गवर्नमेंट के पास, या 2000 जाने चाहिए गवर्नमेंट के पास, हर शो के, हर टिकट के। तो कितना पैसा है जो आपका रेवेन्यू जनरेट करेगा अगर लीगल हो जाए। अब इलीगल हुए हुए भी रोज हो रहा है वो, लीगल होके भी रोज होगा। फर्क क्या पड़ेगा? लीगल होके गवर्नमेंट को पैसे जाएंगे, इलीगल होके गवर्नमेंट को पैसे नहीं जा रहे।
आप क्या करते हैं, आप उसको रोकने के लिए ऐलान करते हैं कि अब ये वल्गैरिटी बंद होगी, छापे मारेंगे, छापे मारते हैं, उनसे पैसे लेते हैं, कल दोबारा शुरू हो जाता है। तो गवर्नमेंट को कुछ नहीं मिल रहा, खजाने में कुछ नहीं जा रहा। तो मैं ये बात कर रहा था अडल्ट एंटरटेनमेंट की। दूसरी बात मैंने ये की थी कि अगर हम इतने ही पाक साफ होते तो पाकिस्तान दुनिया का पहले और दूसरे नंबर पे ना सर्कुलेट कर रहा होता पॉर्न देखने में। तो इसका मतलब हम इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा हैं। तो इस डांस को क्यों नहीं आप लीगल कर देते, ये मैं कह रहा था। ठीक है। उन्होंने कहा यासिर हुसैन कह रहे हैं जी पॉर्न को लीगल कर दो। वो तो पहले ही लीगल है, वो लोग टैक्स पे कर रहे हैं और बना रहे हैं, आप देख रहे हो। तो उसको मैं कौन हूं तो लीगल कराने वाला भाई? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, उसे देखना भी नहीं चाहिए। इसी पे अगर हम थोड़ी सी बात ये करते हैं कि हमने ये सुना कि पैमरा कुछ रूल्स जो है वो जो हमारी डिजिटल वर्ल्ड है उस पर भी लागू कर चुका है, यूट्यूब के हवाले से भी। तो तुम्हें क्या लगता है कि कौन से रूल्स होने चाहिए, कौन से रूल्स नहीं होने चाहिए पैमरा की तरफ से? देखिए, पैमरा मेनली जो है वो टीवी के लिए है और अब यूट्यूब के लिए भी शायद है। मेरा सवाल सिर्फ और सिर्फ सेंसर बोर्ड से है, जो हमारी फिल्म के लिए है, कि एक चीज़ जिसमें जाएगा ही माँ बाप बेटा बेटी जो उस उम्र को पहुंच चुके हैं कि जो चाहें देख सकें। तो उस पे लिखा हुआ है कि ये लाइसेंस है जी, इस पे बच्चे नहीं देख सकते, अंडर 13 बच्चे नहीं। हमारे यहाँ ये वाला नहीं है। ये होना चाहिए ना पूरी दुनिया में। हाँ, पूरी दुनिया में लाइसेंस दे दें तो उससे आपका क्राउड कट हो जाएगा। आप रेटेड बता देंगे जी ये फिल्म जो है ना 13 साल 14 साल का बच्चा नहीं देख सकता। तो 14 साल क्या क्राउड आपका कट गया, प्रोड्यूसर को नुकसान है उसका। बिल्कुल, बस इतना ही होना चाहिए ना। ये थोड़ी आप कह रहे हैं जी फिल्म बैन कर दें कि बड़ा भी नहीं देख सकता भाई से। अब बड़ा वो फिल्म कहाँ देखे, जब वो नेटफ्लिक्स पे लगेगी तो देख ले। और हमारी तो लगती नहीं है। सही है। नहीं, या किसी और सस्ते पोर्टल पे चली जाए तो वहां देख लें। लेकिन हम अपने मुल्क में चला के सिनेमा को नहीं चलने देंगे। मतलब हम अपना काम बिगाड़ देंगे, रेटिंग्स बर्बाद हो जाएंगे। हम ये बहुत 10 साल से तो हम भी ये तो बस बात ये कर रहे मेरा हैं। हुआ है। बाकी पैमरा का ये है कि टीवी पे जो कुछ चल रहा है, मुझे लगता है उस पे पैमरा को थोड़ी सी सख्ती और करनी चाहिए। क्योंकि टीवी जो है ना, आपका मेरा बच्चा रिमोट से चला के देख सकता है। बिल्कुल, उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें चल रही हैं जो बड़ी अजीब मायूब चीज़ें हैं। जैसे एक ड्रामा जो पिछले दिनों मजाक का एक टॉपिक बन गया था, शिजा फिजा, वो मजाक की बात नहीं थी। आप टीवी में एक ऐसी चीज़ दिखा रहे हैं कि वो दो बहनें एक जैसी दिखती है, उनकी शादी हुई है और रात को मियाँ स्विच हो गए और अब वो सुबह उठ के आए हैं तो एक माहौल अलग बना हुआ है। तो ये आई थिंक एक बिल्कुल ही अजीब सी चीज़ है जो टीवी पे चल गया। बैन भी हो गया था ना? बैन हो चला है, वो चला है, पूरा चला है। तो और इस तरह की 10 चीज़ें चलती हैं टीवी पे, जो मतलब वो लड़की सो रही है और लड़का आके उसको उसके कानों से बाल पीछे कर रहा है, उस पर चादर पहना रहा है। ये क्यों कर रहे हैं आप? इतनी क्लोजनेस दिखाने की क्या जरूरत है? चादर ना पहना है? नहीं मतलब वो खुद ही क्यों नहीं पहन के सो रही? वो क्या ठाकुर की बेटी है, उसके हाथ नहीं है? क्या मसला है उसको? तो जो चीजें फिल्मों में चलनी चाहिए वो मुझे टीवी पे नजर आ रही हैं, उस तरह की चीजें। और जो फिल्मों में आप चलने नहीं दे रहे, टीवी में आप चलने दे रहे हैं। मैं 100% एग्री करता हूँ आपसे कि एक रेटिंग सिस्टम होना चाहिए, जैसे दुनिया में होता है। एक जनरल रेटिंग होती है जिसमें सब देख सकते हैं, फिर एक 13+ होता है, 17+ होता है, 18+ होता है, सो 16+, 18+। बाकी यूट्यूब पे जो रोकने की कोशिश कर रहे हैं ये इंतहाई बेवकूफ़ाना अमल होगा मेरे ख्याल में, क्योंकि यूट्यूब को नहीं आप रोक सकते, क्योंकि यूट्यूब नहीं किसी और पे लग जाएगा, आप कंटेंट कहीं और डालना शुरू कर देंगे। लेकिन हमने जब कुछ हम डिस्कस कर रहे थे तो मुझे पता चला कि जो ड्रामा ऑन एयर जाता है वो सेम टू सेम आपको यूट्यूब पे लगाना है, वही जो चला है। आप उसमें एडिशन कुछ नहीं कर सकते। तो मैंने कहा यार ये तो कहते भाई ये रूल आया हुआ है। तो मैंने कहा खैर आगे बढ़ते हैं। आपके साथ अगर कोई सफ़र पे जाए तो आपका कौन सा ऐसा राज है जो उस पर अफशां हो जाएगा? कि मैं एक बेहतरीन हमसफ़र हूँ। ओह माय गॉड, ऐसा है? ऐसा ही है, ऐसा ही है। आप चल के देखें कभी? मैं चल के देख चुका हूँ। अच्छा। हम इस्लामाबाद गए, हमने साथ में काम किया और बड़ा मज़ा आया साथ में। बड़ा ख्याल करता है भाई ये, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। हम बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है पीठ पीछे। थोड़ा सा मॉर्निंग शो मैंने किया है तो आग लगाने की तो आदत है ना भाई। वो फैजान शेख पता क्या कह रहा था? कह रहा था वो तो बकवास आदमी, उसकी मुझसे बात ही ना करें। मैं लानत भेजता हूँ फैजान शेख पे। सुन रहे हो फैजान? ये देखो जरा मैंने आग लगा दी फौरन। इससे पहले कि वो उसकी मैं बात सुनूँ, मुझे गुस्सा है, मैं पहले गुस्सा करूँगा। अच्छा नहीं, पहला गुस्सा मेरा होना चाहिए। उसने कहा कि यासिर भाई को चाहिए कि वो थोड़ा सा हाथ हौला रखें। तो ये फैजान ने आपके बारे में कहा था? नो, मैं
मैं क्या हाथ किस पे हौला रखूँ, मेरा कौन सा बड़ा इधर डंका बज रहा है, ऐसी फालतू बातें हैं। अच्छा। मैंने क्या किसी को कुछ कह दिया? मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, मैंने भी जो टीवी के बारे में बात की या सिनेमा के बारे में बात की या बच्चों के बारे में बात की, अब ये मेरे अंदर दिल में बात है, मैंने कर दी, इसको मैं अब क्या रोकूँ? इसको रोक के मैंने क्या कर लेना है? सही बात है। सही है। ठीक तो है। बस जो मेरे दिल में बात आई मैंने कर दी, किसी को अच्छी लगेगी किसी को बुरी लगेगी, ना मुझे उसकी परवाह है जिसको अच्छी लग रही है, ना मुझे उसकी परवाह है जिसको बुरी लग रही है। बिल्कुल। या तो मैं केयर कर रहा हूँ इस बात की, को महीने का खर्चा नहीं दे रहा है आपको, नहीं खर्चा दे भी तो भी नहीं मैं उसकी केयर करूंगा। हैं? हाँ, वो अपनी मर्जी से दे रहा है, मैंने नहीं उससे मांगा। और अगर को खर्चा दे रहा है तो उसके बारे में बात कर लेनी चाहिए। जो कोई खर्चा दे रहा है उसके बारे में बात करनी चाहिए। कोई मुझे खर्चा नहीं दे रहा, मैं बचपन से अपना खर्चा खुद उठा रहा हूं। वेरी गुड बॉय, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, वेरी गुड, वेरी और गुड, आगे भी मेरी प्लानिंग इस किस्म की है कि अपना खर्चा मैंने खुद ही उठाना है। वेरी गुड। अच्छी बात है, खुद ही उठाना चाहिए। मैं सेल्फ मेड आदमी है आप। हाँ, बस अल्लाह ने हाथ रखा हुआ है सर पे। बिल्कुल। पीठ पीछे में हम ये करते हैं कि हम आपके मशवरे, कुछ हमारे जो इर्द गिर्द के लोग हैं उनके बारे में, तो सबसे पहले असद सिद्दीकी साहब के बारे में क्या कहेंगे आप? उनको क्या मशवरा देना चाहते हैं आप? असद सिद्दीकी को मैं मशवरा दूंगा कि बहुत संजीदा हो गया है वक्त के साथ साथ, उसको थोड़ा ना लूजन अप होने की ज़रूरत है, होना चाहिए। ये मेरा मशवरा है उसको, वो नहीं भी हो तो वो ठीक इंसान है, उसमें कोई ख़राबी नहीं है। ठीक है। हाँ, बस थोड़ा सा ना दोस्ती यारी में जिस तरह वो पहले होता था, हाँ, वो बड़ी ज़रूरी चीज़ है। उसकी पर्सनैलिटी बड़ी चेंज हो गई है, बहुत ज़्यादा सोबर सा हो गया है। अब जैसे आप हैं, आप फैमिली वाले बंदे हैं, लेकिन आपको मैं देखता हूँ आपकी तस्वीरें, दोस्ती यारी आपकी बराबर चल रही होती है, दोस्तों से मिलना ये वो, मुझे नहीं बुलाते अलहदा बात है, लेकिन मुलाकातें होती रहती हैं आपकी, इधर उधर मैं देखता रहता हूँ तस्वीरें। ऐसा कुछ नहीं है, हैं? ऐसा कुछ नहीं कैसा कुछ नहीं है? है। इस पे लंबी बात है, बाद में करेंगे। ओके। अदनान सिद्दीकी को क्या मशवरा आपकी शर्ट को उली लग रही है, आपने ये नोट किया चीज़? अभी वाइट पाउडर आना शुरू हुआ है, दीमक का। नहीं, मैं उतार लूंगा ये। अच्छा। हाँ, अदनान सिद्दीकी को क्या मशवरा देंगे? अदनान सिद्दीकी को अदनान सिद्दीकी सारी दुनिया को मशवरा देते हैं, वो मैं उन्हें कौन होता हूँ? मेरी क्या मजाल के मैं उनको मशवरा दूँ? फिर भी कोई एक मशवरा तो अदनान भाई को। अदनान भाई मुझे तो बहुत ठीक आदमी लगते हैं, है ना? हाँ, और जिस तरह से वो ज़िंदगी उन्होंने गुजारी है, वो सब नौजवानों के लिए मशाल राह है। वाह 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 वाह। वो अपनी ज़िंदगी को अच्छा मज़े से बड़ी गुजार रहे बारीकी थी हैं। आपकी इस हाँ, बात सर मैं बारीक इंसान हूँ। बुशरा अंसारी साहिबा को कोई मशवरा? बुशरा जी मुझे आजकल बहुत पसंद आ रही हैं, हाँ। क्योंकि वो जो है ना वही काम कर रही हैं जो मैं करता हूँ, दिल में नहीं रख रही वो बातें, बिल्कुल। वो सोसाइटी को वापस दे रही हैं वो सारी चीज़ें। हाँ। जो सोसाइटी से उन्होंने ली है ना, वो रिटर्न करने का उनका वक्त आ गया है कि कुछ कंट्रीब्यूट कर रही हैं वो सोसाइटी में। हाँ, बस मशवरा के टीवी के हवाले से मेरी जुर्रत इतनी हो जाए मैं कह दूँ, तो मैं उन्हें मशवरा दूंगा कि बस जो वो टूर्स वगैरह करती हैं या जो होस्टिंग या इस तरह की चीज़ें करती हैं वो तो जारी रखें, बट ये जो ड्रामे जिस तरह के आजकल बन रहे ना करें, वो बस छोड़ दें ये ड्रामे। मैं उनके लिए खुद फिल्म लिखूँगा। ओह माय गॉड। लेकिन हम मिस करेंगे अगर बुशरा जी स्क्रीन पे नहीं आएंगी तो। करते रहें आप मिस। यार ये क्या बात कर दी यार। इतनी वो बला की अदाकार हैं, सोचे जवानी में उन्होंने आंगन टेढ़ा किया था, बूढ़ी औरत बनी थी, सही है, तो कमाल अदाकार है वो उस वक्त से। वो कॉमिक टाइमिंग मैंने थिएटर पे 2 दफ़ा किया आंगन टेढ़ा, ठीक है, हरीम उसके करीब करीब पहुंची है, मगर बुशरा अंसारी की जो टाइमिंग है वो एक बला की वो खातून है, और वो उन्होंने इतना टफ टाइम देखे रखा है। तुम्हें पता मैं देख चुका था आंगन तुम्हारा, मैंने आंगन टेढ़ा देखा, लेकिन उससे पहले मैं आंगन टेढ़ा मेरा देखा हुआ था। जी। मैंने तुम्हारा वाला देखने के बाद दोबारा देखा है हमने घर में बैठ के कि नहीं यार, मतलब यू नो लाइक तुमने जगा दिया वो दोबारा। सलीम नासिर साहब, उफ क्या। हाँ नहीं, वाकई मैं फिर एक चीज़ कहूँगा कि सलीम नासिर साहब बहुत बड़े अदाकार थे। मैं तो कोशिश की कि मैं उनके करीब पहुँच सकूँ, लेकिन उस ड्रामे में सलीम नासिर साहब थे ही थे। आप जो छोटे कैरेक्टर आए ना उसमें, जो शकील साहब तो मेन थे, लेकिन जो छोटे कैरेक्टर आए, मुइन साहब आए, या और लोग, बुशरा जी ने बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा किया अनडाउटेडली, है ना, अनडाउटेड। तो हम कई दफ़ा ना सलीम साहब के उसमें ना शैडो में बाकी कुछ लोगों को उस ड्रामे से भूल जाते हैं, जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया। यंग दैट टाइम, बहुत अच्छा काम था। हाँ, क्या बात है, क्या बात है। ऐसे चढ़ के आई है ना। आने वाले दिनों में क्या करने वाले हो? आने वाले दिनों में मैं एक फ़िल्म बनाना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो वही करूँगा। हाँ, प्रोडक्शन की तरफ थोड़ा काम करूँगा, बट प्रोडक्शन वो वाली प्रोडक्शन नहीं कि बस मुझे प्रोडक्शन हाउस चलाना है, मुझे बस अच्छी चीज़ें बनानी है, ये सोच है। कीप इट अप, कीप इट अप। थैंक यू सो मच यासिर, थैंक यू सो मच। एनीथिंग यू लाइक टू ऐड, यू लाइक टू से? मैं बस शुक्रिया अदा करूँगा कि मैं बहुत सारे इंटरव्यूज़ दिए हैं पहले भी। जो इंटरव्यूअर होता है आपका, उसका काम होता है आपको कंफर्टेबल रखना, और
ये इंटरव्यू मेरे लिए उतना कंफर्टेबल नहीं था, क्योंकि जो इंटरव्यूअर होता है हमेशा देखा गया है वो जो गेस्ट होता है उससे टैलेंट में या तजर्बे में कम होता है, लेकिन यहाँ जो इंटरव्यूअर है वो हर लिहाज से बहुत बड़ा आदमी है, तो मैं काफ़ी कंफ्यूज रहा, मगर बहुत बहुत शुक्रिया आपने मुझे बुलाया। पप्पी ऑफ एयर करूँगा मैं। ठीक है। ठीक है, थैंक यू यासिर, थैंक यू सो मच। आज का प्रोग्राम यहीं ख़त्म करते हैं, लेकिन जाने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि सीका मॉल का जो पत्ता है, जो लीफ है, जब आप सारी दवाइयाँ खा चुके हों तो अपने शनाख्ती कार्ड की फ़ोटोकॉपी के साथ ये जो PO बॉक्स लिखा हुआ आ रहा है इस पर इरसाल कर दें, मतलब इस पर भेज दें, और भेजने के बाद आप शामिल हो जाएंगे कुरानंदाज़ी में, और कुरानंदाज़ी में शामिल होने के बाद जिस खुश नसीब का नाम निकलेगा वो जीतेगा एक मोटरसाइकिल। यह आया ना चेंज, ये किसी और शो में नहीं हो रहा, क्योंकि भाई प्रेशर बहुत है ना, क्या करें। मिलते हैं अगली पॉडकास्ट में।